रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांजी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहूँगी। प्रेमचंद्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में रचनात्मक मंच न्यास द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मैं प्रतिभागी पल्लवी मल्होत्रा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। कहानी का शीर्षक है बलिदान और कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। इसका कथानक श्रमिक सामाजिक वर्ग पर आधारित होने के साथ साथ कृषक परिवार की सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोषक है। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे गहरा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर साहब जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू नहीं कह सकता। कल्लू अहीर जब से गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब कोई उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। उसी प्रकार हरकू ऐसा किसान है जो शक्कर के व्यापारी से किसान बना, जिससे उसका नाम हरकचंद से हरकू हो गया। हरकचंद जो एक तकियादार माझे पर बैठा नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लेकर खाद फेंकने जाता है। परंतु कहते हैं ना, व्यक्तित्व पर अच्छे दिनों की छाप छूट ही जाती है। आज भी वह व्यक्तित्व से गंभीर है। गांव की पंचायत में उसका सम्मान होता है, पर गांव के अनपढ़ लोग उसके सामने बोलते नहीं हैं। हरकू के पास अब 5 बीघा जमीन, 2 बैल और एक हल की खेती होती है। हरकू यूँ तो हमेशा बीमार पड़ता है और 5-10 दिन में सही भी हो जाता है, लेकिन इस बार पूरा महीना बीतने को आया, हरकू की हालत सुधरी ही नहीं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मन भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन किसी ने भी उसे दवा लाकर नहीं दी। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने का कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते ज़रूर थे कि बुढ़े को आज ही के दिन मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था जो शोक में आनंद मनाता। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे लगने लगे। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकार नाथ को चैन न लेने देते। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थीं, लेकिन ओमकार नाथ सबको टालते रहते। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उनसे पूछा, खेतों के बारे में क्या सोचते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओमकार नाथ, नहीं ज़रूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को थोड़ी ना कह रहा हूँ। लेकिन तुम देखते हो ना, अब ज़मीन की दर कितनी बढ़ गई है और नजराने के रुपए तो अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटी का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? ओमकार नाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। ओमकार नाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंशी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, जिसे ना दो वह मुँह फुलाता है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया।
इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का बंदोबस्त ना कर पाया। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिए हैं। उस दिन गिरधारी अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था कि मानो हरकू आज ही मरा हो। लेकिन सुभागी जो चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी, वह क्रोध में भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को कब तक बांध कर खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई गाहक आवे तो निकाल देबू। मंगल सिंह, गाहक की कमी थोड़ी ना आए, एक गाहक हम ही हैं, हमें ही दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला, गिरधारी तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, नहीं देने हैं तो वैसे ही कहो। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब जैसे इतने दिन माने हो, थोड़े दिन और सही। मंगल और तुलसी ने इशारों से बातें की और तुलसी गुनगुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर में ही रहेंगे, कभी कभी आग से देख भी लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करता हूँ। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपये की जोड़ी 60 रुपये में ठीक कर ली। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाही पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले गई तो वह चारपाई पर ना था। संध्या हो गई, अंधेरा छा गया था। सुभागी ने दिया जलाया और गिरधारी के सिराने रख दिया। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोली, घर जाओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। उसने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है, वही मिजई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन भागकर गिरधारी के पास गया और बोला, अरे मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो। यह कहते हुए वह बैलों को छोड़कर आगे बढ़ा और गिरधारी पीछे हटने लगा और वह कुएं में कूद गया। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल में छोड़कर ही भाग गया। अब गिरधारी के जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं और वे ईंटों के भट्टे पर काम करते हैं। अब सुभागी की जो इज्जत है वो गांव में एक मजदूर की माँ की हो गई है। उसे गांव की पंचायत में बैठने का बिल्कुल भी हक नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।